हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विश्वनाथ दुबे है और मैं आज आपके लिए मेंस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। यूपीएससी का ये जीएस पेपर 1 जो यूपीएससी का 4 जीएस का पेपर होता है उसमें जीएस पेपर 1 है जिसका सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। हाँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियो जाए उसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड हेल्प मिल सके। जो भी आपका क्वेरी रहे, जो भी डाउट रहे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मदद कर सकूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आप आज हम लोग पेपर 1 जो जीएस का है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है और सिलेबस में क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज यूपीएससी दे रहा है, जो आप लोगों को समझना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट पे उतना फोकस करना चाहिए और एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म करने के लिए। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आप जैसा देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है। ये यूपीएससी का सिलेबस, यही सिलेबस यूपीएससी मेंशन करता है जिसको आपको बाद में डिकोड करना होता है जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब्जेक्ट में क्या डिमांड कर रहा है और क्या पढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये जीएस पेपर 1 पूरा जो है वो 5 सब्जेक्ट से मिलके बनता है। आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी। ये पांचों सब्जेक्ट मिला के आपसे 20 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर्स होते हैं जिसमें आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है और 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होते हैं जिसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस पेपर को कैसे डील किया जाए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कितना किस चीज़ को वेटेज देना चाहिए। तो हम पहला टॉपिक जो देखते हैं यूपीएससी मेंशन कर रहा है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म। सैलिएंट एस्पेक्ट्स मीन्स जो उसके मेन एस्पेक्ट्स होंगे, जो एक विशेष उसके फीचर्स हैं कल्चर के, जैसे आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एनिशियन टू मॉडर्न टाइम। इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, बौद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, जो भी लिटरेचर्स रहे हैं पंजाबी में, आपके गुरमुखी लिटरेचर्स जो रहे हैं उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। उनके बारे में कौन से लिटरेचर किसने लिखा, ये सारे चीज़ों के बारे में कैसे डेवलप हुआ। बाद में आपको आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ोगे, जो न्यू रोमन शैली और इस सब की को आपको पढ़ना पड़ेगा। बाद में जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए उनको, उनके बारे में क्या उनके फीचर्स रहे हैं, इस सब के बारे में। उसके बाद में आपको जो और आर्ट फॉर्म्स हैं लाइक विजुअल आर्ट फॉर्म्स, उनको पढ़ना होता है, दृश्य कलाएँ जिनको बोलते हैं। आपको और भी आर्ट फॉर्म्स जो भी हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक आप देखते हो कि बहुत सारी कढ़ाई बुनाई होती है, पेंटिंग्स होती हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको डांस फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो विजुअल आर्ट फॉर्म्स के पार्ट हैं, उनको आपको पढ़ना है। जिसमें आप जो शास्त्रीय डांस हैं उन सब के बारे में, लाइक मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब जो 8 टाइप के डांस हैं उन सबको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो लोक नृत्य हैं, फोक डांस, उनके बारे में, फोक म्यूजिक वगैरह जो है उसके बारे में, शास्त्रीय म्यूजिक, इस सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। तो ये आर्ट कल्चर का पार्ट हो जाता है। उसके बाद में आप जो अगर सिलेबस को देखते हो तो ये मॉडर्न हिस्ट्री ये सिलेबस मेंशन्ड है यूपीएससी में। इसमें लिखता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मीन्स आपको 1750 के बाद से पढ़ना है। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी आप कब से कब तक मानी जाती है? 1750 से 1700 से 1799 तक आपका 18th सेंचुरी होता है। तो मिड 18th सेंचुरी मीन्स 1750 के बाद का जो भी हिस्ट्री रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद में आप तो वहाँ से स्टार्ट करके आपको प्रेजेंट टाइम, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद में जो पर्सनालिटीज़ का जो सिग्निफिकेंट योगदान रहा है उनका, जो उनका, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
क्या इशूज रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को में, कौन कौन से इवेंट्स रहे हैं, कैसे कैसे फ्रीडम फाइटिंग आगे बढ़ी, उस सब के बारे में आप वहाँ से 1857 की क्रांति वगैरह के बारे में, फिर जो अपना नेशनल मूवमेंट हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में, इंडिया के जब तक इंडिया को फ्रीडम मिलती है वहाँ तक आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे इंडिया को कंसोलिडेट किया गया, मीन्स प्रिंसली स्टेट्स का कैसे डिजॉल्व हुए, इंडियन में स्टेट्स में कैसे उनको मर्ज किया गया और कैसे कंट्री का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, उस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी में। फिर आप देखते हो आगे देखते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सिलेबस जो मेंशन है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले होता है, तो आप ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट करोगे और इंडिया के मीन्स और वर्ल्ड के यूरोप का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस सब के बारे में पढ़ोगे। फिर वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ोगे, कैसे कैसे वर्ल्ड वार में चीज़ें हुई, उनका इवेंट्स जो रहा है वर्ल्ड वार 2 कैसे किन कारणों से हुआ, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आप कोल्ड वार के बारे में पढ़ोगे, जो कि आइडियोलॉजिकल वार रशियन और अमेरिकन के बीच में था, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म बोल सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इस सब के बारे में और उनका सोसाइटी में क्या इफेक्ट रहा है, ये सब पढ़ना है। बट आप देख सकते हो कि इसको यूपीएससी वेटेज बहुत कम दे रहा है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन इन सबसे पिछले 2 साल से यूपीएससी एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछ रहा है, तो आप इसको लेस इंपॉर्टेंस देके भी अपना काम चला सकते हैं। इससे प्रीलिम्स में ये सिलेबस नहीं होता है तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो और पेपर्स में आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स वगैरह कोटेशन कोट कर सकते हो तो आपके आंसर को वैलिडिटी मिल जाती है। तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपको जब आप इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों का हेल्प मिलेगा डायरेक्टली, कैसे कैसे वर्ल्ड ऑर्डर में पावर्स ग्रो हुई, कैसे कैसे, जैसे आज अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक विश्व का सबसे ज़्यादा संपन्न राष्ट्र है, तो उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री प्रॉपर समझोगे। तो उसके बाद में सैलिएंट फीचर आप ये जो पॉइंट हैं ये सारे इंडियन सोसाइटी का पॉइंट है। आप देख सकते हो इंडियन सोसाइटी को यूपीएससी काफ़ी वेटेज देता है, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन इससे पूछता है, लगभग 70 to 80 to 90 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी पार्ट से आता है। इसमें आपको इंडियन सोसाइटी, आप सोसाइटी जो भी आपके आसपास होता है लाइक कास्ट सिस्टम जो है, उसके बाद में जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो भी कुछ भी होता है इंडिया के बारे में आपको इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि सोसाइटी के हमारे फीचर्स क्या रहे हैं। लाइक हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, पितृसत्तात्मक सत्ता जो भी सोसाइटी इंडिया की है, डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की, फूड की, कल्चर की, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर आप देखते हो सेकंड पॉइंट में, तो यहाँ पे वोमेंस का रोल क्या है, रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन, वोमेंस के से रिलेटेड जो भी इशूज रहे हैं, वोमेंस का डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, वोमेंस कहाँ पे लैक हो कर रही हैं, कहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, लाइक डावरी, लाइक चाइल्ड मैरिजेस, जो भी प्रॉब्लम्स वोमेंस से रिलेटेड रही हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो आप अच्छा, ये पार्ट सिलेबस बहुत छोटा है लेकिन इसको यूपीएससी बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। साथ में इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको इथिक्स के पेपर में और जब आप एस्से लिखते हो तो उसके पेपर्स में यहाँ से डायरेक्टली आप इसके बेस पे आंसर्स लिख सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंस इसका यहीं पे बढ़ जाता है। फिर आप देखते हो यहाँ पे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो इशूज क्रिएट होते हैं, लाइक पॉवर्टी बढ़ती है या फिर जो माल न्यूट्रिशन वगैरह का इशू जो कुछ भी होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे लाइक स्लम्स का डेवलपमेंट होना या हंगर इंडेक्स में इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है, उस सब चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो भी इश्यूज रहेंगे। लाइक यहाँ पे आपको
जो जनसंख्या वृद्धि दर वगैरह हो रही है उससे क्या इशू हो रहा है, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आप देखते हो तो 7th पॉइंट जो यूपीएससी मेंशन करा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये बहुत वेग टर्म है, प्रॉपर क्लियर इस टर्म से आप डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ही यूपीएससी ने ब्लर कर रखा है। इससे आप देखोगे कि हर सेक्टर से जोड़ देता है कि ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण रहा है 1991 के बाद इंडिया में जो एलपीजी लागू किया गया उस पॉलिसीज में, उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, और जैसे जैसे ग्लोबल वर्ल्ड कनेक्ट कर रहे हैं रीजनल वर्ल्ड से, वैसे उसका इम्पॉर्टेंट क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लाइक आप देखोगे कि इस साल यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज का इंडिया के स्कार्स रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे इंडिया को हेल्प कर रहा है या चैलेंज क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए, इंडिया के पास जो रिसोर्सेज की कमी है उसको दूर करने में या उसको बढ़ावा देने में कैसे ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण मदद कर रहा है या फिर चैलेंज क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। तो आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि, तो आप इस बेसिस पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट डेवलप होना रखना चाहिए इस सब्जेक्ट का, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके वजह से आप जीएस पेपर 4 में इथिक्स जिसको बोलते हैं और एसए के पेपर्स में भी इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिले, क्योंकि ये बहुत छोटा सिलेबस है, साथ ही इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये 4 पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकुलरिज्म आप जानते हैं कि कैसा राज्य को और धर्म को के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, सेकुलरिज्म वो डिसाइड करता है। उसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि राज्य का अगर कोई धर्म नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कि वो सेकुलर स्टेट है, राज्य और धर्म के बीच में दूरी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो उस सब चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे कि इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है, बेस्ट का सेकुलरिज्म क्या है। तो यूपीएससी ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको इसके बारे में सेकंड पेपर में भी पढ़ना पड़ता है और फर्स्ट पेपर में भी आप इसके बारे में पढ़ोगे। जैसा कि आप आर्टिकल 25 पढ़ते हो तो उसमें सेकुलरिज्म का जिक्र होता है कि जो इंडिया में राइट्स मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अंतर्गत सेकुलरिज्म भी पार्ट है और बहुत सारे डिबेट्स इस पे होते रहते हैं। लाइक आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक केसेज, जो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो ये कौन सा इस चीज़ का ये टर्म बहुत उभर के सामने आया। तो इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली न्यूज में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इशू चलते ही रहते हैं। तो आप सारे टर्म्स को, रीजनलिज्म क्या है, क्षेत्रवाद कैसे डेवलप होता है, कम्युनलिज्म कैसे, संप्रदायवाद कैसे डेवलप होता है और सोशल एम्पावरमेंट कैसे होता है, इस सबके से रिलेटेड क्या इशूज हो रहे हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको तैयार करके, ये सोसाइटी का पार्ट है, आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने इसमें 6 क्वेश्चन इस साल के मेंस में पूछा है और 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको 10 मार्कर्स के रहे हैं और 3 क्वेश्चन आपके 15 मार्कर्स के रहे हैं। तो आप इस बेसिस पे इसको तैयार कर सकते हैं। फिर आप सैलिएंट, फिर आप देखते हैं नीचे का जो भी सिलेबस है, जियोग्राफी का सिलेबस है, इसको यूपीएससी बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। फिर जो जियोग्राफी है, वैसे सिलेबस में मेंशनिंग बहुत कम है लेकिन ये सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर बहुत सारा चीज़ें आ जाता है। लाइक आप जब पढ़ते हो तो इसमें आपको शुरुआत क्लाइमेटोलॉजी से लेके कॉस्मोलॉजी, फिर आप क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आपको इसमें पढ़ना पड़ता है ओशनोग्राफी वगैरह, तो बायोजियोग्राफी। तो ये सारा फिजिकल जियोग्राफी का। उसके बाद में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप फिजिकल फीचर्स पढ़ते हो इंडिया के जियोग्राफी का, तो वो सब सारा इसमें कवर हो जाता है। फिर आप देखोगे कि सेकेंड पार्ट में ये ऑलमोस्ट इकोनॉमिक जियोग्राफी का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, लाइक